जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बच्चों, आज हम आ गए हैं परीक्षण 13 पर। इसके पहले हमने परीक्षण 1 से लेकर 12 तक अपलोड कर दिया है वीडियो को। आप जा करके उनको देख सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी एक 6 गुणित 60 बटे 1000 के बराबर है। इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो आपको थोड़ा अपनी इंटेलिजेंसी का उपयोग करना है। किस तरह से? देखिए, यहां पर ये शून्य को काट देंगे, इस शून्य को काट देंगे, ठीक। और हम इसको हल कर लेंगे। 6 छिक्का 36 और ये 100 हो गया। हमने इसको और क्यों काटा नहीं? हम 2 से तो भी काट सकते थे ना, ऊपर नीचे, लेकिन हमने काटा इसलिए नहीं क्योंकि हमको जिस तरह से ऑप्शन मिले हैं तो हमको न काटने से ज्यादा हेल्प मिलेगी। कैसे? मतलब यहां पर है 100 और 100 को फिर 1 बनाना बहुत ही आसान है। 1 इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम ऊपर वाले को दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि आखिर में क्या है? दशमलव है। हम इसको 1 बनाना चाहते हैं तो कितना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा? 1 और 2। तो ठीक उसी तरीके से इसको भी 1 और 2 यहां पर लाना पड़ेगा। तो 0.36 उत्तर आ जाएगा। नीचे में 1 रहेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो कौन सा है? जी हाँ, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, 0.36। ठीक है। अगला प्रश्न है 7/25 के तुल्य क्या है? और यहाँ पर ऑप्शन में है प्रतिशत के रूप में। तो स्वाभाविक सी बात है, हम 7/25 को प्रतिशत का रूप देंगे तो उसके लिए हम 100 से उसको गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 चौक हो जाएगा आपका 100, 7 चौक हो जाएगा 28। तो ये हो गया 28%, ए ऑप्शन। ठीक है। अब उसके बाद देख रहे हैं कि 0.072 भागित 0.8 बराबर क्या होगा। तो यहां पर 0.072 भागित 0.8 ये इस प्रकार से लिख लेते हैं। दशमलव को हम बटे के रूप में लिख लें ताकि हम उसको कटा सकें। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 72 बटे दशमलव के नीचे में 1, 1 2 3 3 शून्य यहाँ पर हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर हम भाग अभी दे देते हैं और उसके बाद 0.8 को हम लिखेंगे 8.10। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 72 बटे 1000 भाग को हम कर देंगे गुणा, और ये यहाँ पर 8/10 को हम 10/8 लिख लेते हैं। ठीक है, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, 8 एकम 8 और 8 निया 72 हो गया। अब यहाँ पर आ गया आपका 9/100। 9/100 को हम आसानी से दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पर ये मान के चलेंगे दशमलव है, 1 2 कदम चलाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको भी 2 कदम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर 1 कदम चला, फिर उसके बाद 1 और कदम चलेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 0.09 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 0.09। जी हाँ, ये बी ऑप्शन इसका 0.09 सही आंसर होगा। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें यहाँ पर कि एक व्यक्ति ने 10 रुपया प्रति किलो की दर से 50 किलो आम खरीदे। ठीक है, क्योंकि आम खट्टे थे इसलिए उसने 7 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिए, तो उसका हानि होगा। तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, 10 रुपया प्रति किलो की दर से 50 किलो आम, 10 रुपया प्रति किलो की दर से मतलब 10 गुणित 50 हो जाएगा। ये हो गया, इसको 500 रुपये में ये खरीदा है। ठीक है, उसने खरीदा है, क्रय किया है, और उसके बाद उसने बेच दिया है कितना में? 7 रुपये की दर से। तो पूरा का पूरा ही बेचेगा, माने 50 किलो लाया था तो पूरा बेचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35 और ये शून्य का शून्य, माने 350 रुपये में उसने बेच दिया। ठीक, अब यहाँ पर उसको हानि हुआ। कितने रुपये का हानि हुआ? 500 में 350 को हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 150 रुपये का उसको हानि हुआ। अब यहां पर पूछा क्या है? हानि प्रतिशत। 100 में हानि कितना हुआ ये बताना है। तो 150 जो है ये हानि हुआ है, कितने में उसको हानि हुआ है? जितने में खरीदा रहेगा। मतलब ये 500 में खरीदा है तो 500 में उसको क्या हुआ है? 150 रुपये हानि हुआ है। अब इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ये भी।
अब उसी तरीके से हम इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये शून्य का शून्य, मतलब हो जाएगा 30%। 30% जो है उसको क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, 30%, ये सही आंसर होगा। अब आगे हम देखें यहां पर कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। इस प्रकार से प्रश्न को आप क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 तो लिखना ही पड़ेगा, शुरू में आप शून्य तो लिख नहीं सकते। 1 लिखेंगे और उसको 4 अंकों की संख्या बनाएंगे। अगली बार जो आप अंक देंगे तो उसमें आप शून्य का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए 1, फिर ये 2, 3, 4, ये 4 अंकों की संख्या हो गई 1000। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ऋण संख्या है। ऋण संख्या मतलब होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, यहां पर ऋण संख्या मतलब अभाज्य संख्या। यहां पर देख रहे हैं कि 49, 7 सत्ते 49, ये कट गया है ना। और जो भी इसमें से हमको सरल लग रहा है उसको हम देख लें। 3 ऑप्शन में यदि हमको पता चल गया कि ये भाज्य हैं तो चौथा ऑप्शन तो अभाज्य संख्या होगा ही। वैसे हम देखें 91, तो ये 13 सत्ते 91, ये भी कट जा रहा है। और 8 और 7 को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 15, तो 15 3 का गुणा चाहिए, ये भी कट रहा है ना। 101 इसका सही उत्तर होगा 101। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। वैसे आप जनरली 1 से लेकर के 100 तक का ही 25 अभाज्य संख्या को याद कर लिए होंगे। यहां पर 101 आपको नहीं पता रहा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों कि आप 1 से लेकर के 200 तक का कम से कम याद कर लीजिए। ठीक है, तो 1 से 1 वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये ऋण संख्या है। अगला हम प्रश्न देखें, कुल कितनी ऋण संख्याएं 10 से कम है। देखिए 2, 3, 5 और 7, ये 10 से कम है, ये अभाज्य संख्याएं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4। तो यहां पर सी ऑप्शन क्या होगा, 4, ये इसका सही आंसर। 7, 5, 0 और 5 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है। आपको जो है छोटी संख्या बनाना है तो जो बड़ा स्थानीय मान है, माने इकाई से बड़ा दहाई, दहाई से बड़ा सैकड़ा, सैकड़ा से बड़ा हजार, हजार वाले स्थान पर आपको छोटी संख्या को लिखना है। तो हम यदि शून्य का प्रयोग वहां पर कर दें, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार में यदि शून्य लिख दें तो शून्य का कोई मान नहीं रहता शुरुआत की, है ना। तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो इसलिए हम शुरू में हम हजार में शून्य का प्रयोग नहीं कर सकते। तो और क्या क्या है, 7, 5, 5 है ना। तो 5 का हम प्रयोग कर लेते हैं। फिर सैकड़ा में हम क्या कर लेंगे, शून्य का प्रयोग कर लेंगे। फिर दहाई में आप 5 लिख लेंगे और इकाई में फिर 7 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5057। कौन सा उत्तर सही है, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 6 एवं 180 है तो उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। आपको संख्याओं का संबंध, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर उनका मस गुणा लस, ये आपको पता रहना चाहिए, उनका ये संबंध है। तो यहां पर पहली संख्या क्या है, पहली संख्या तो एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या आपका बताया नहीं है तो उसको 1 सा मान लें। और महत्तम समापवर्तक कितना है, क्रमशः, देखिए क्रमशः बोल रहा है ना। पहले मस आया है इसलिए 6 जो है मस रहेगा, तो 6। और लघुत्तम समापवर्त्य उस ये क्या है 180 है, उसके बाद 180 हम लिख लेंगे। ठीक है, ये क्रमशः आपको पता रहना चाहिए कि जिस क्रम से ये आए हैं ना शब्द, उसी क्रम से उनके मान भी रहेंगे। अब देखते हैं इसका उत्तर हम क्या करेंगे, 100 को एक तरफ रख देते हैं, 24 को इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो ये 6 गुणा 180 बटे हो जाएगा 24। अब इसको हम सरल करके देख रहे हैं, 6 कम 6 और 6 चौक 24 हो गया। फिर हम इसको कटा कर देखते हैं, 2 दूनी 4 और ये 2 × 18 और ये शून्य का शून्य। फिर हम देखते हैं 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 90 का आधा, मतलब 2 से उसको भाग देंगे तो हो जाएगा 45। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा 45। तो ये दूसरा संख्या जो है क्या होगा, दूसरी संख्या 45 होगी। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे यदि 485 एवं 1029 को भाग दिया जाए तो हर हालत में 5 शेष बचे। जब इस प्रकार से प्रश्न आते हैं
तो सिर दर्द की स्थिति आ जाती है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। देखिए, हर हालत में 5 शेष बचे, ये इस प्रश्न में कहा गया है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 485 में हम 5 को हटा ही देते हैं, मतलब शेष है, तो क्या आ जाएगा, 480 हो जाएगा। फिर हम ये देख रहे हैं कि 1029 में भी 5 को हम हटा ही देते हैं, क्योंकि इसमें भी 5 शेषफल बचेगा, तो ये हो जाएगा 1024। अब देखिए 480 और 1024 आ गया, दोनों का हम क्या कर लेंगे, महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। 480 और 1024 का हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 शून्यम 0। फिर आता है कि 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, और ये 2 दूनी 4, और यहाँ से 1 गया तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। फिर 1 आ रहा है यहाँ से बाहर, 11 में 10 गया तो, और ये हो जाएगा 12, तो 2 छिक्का 12। फिर ये 2 से जाएगा, 2 छिक्का 12 और 0 का 0, 2 एकम 2, और ये 2 दूनी 4, 5 में 4 के बच गया 1, तो ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से जाएगा, और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 0, और ये हो जाएगा 2 छिक्का 12 और ये 4। फिर ये 2 से जाएगा, और ये हो जाएगा 2 15 30, और ये 2 तिया 6 है, और ये 2 दूनी 4। अब देखते हैं इसका HCF क्या हो जाता है। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 और ये 5, माने 5 का 2 बार गुणा, 1 2 3 4 5। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हो जाता है 32 उत्तर। 32 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे यदि हम 485 और 1029 को भाग दें 32 से, तो हर हालत में 5 शेष बचेगा। अब देखते हैं विकल्प में इस प्रकार से इसका उत्तर है कि नहीं। यहां पर देखिए ए ऑप्शन 32 ये सही उत्तर रहेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 1/7 गुणा 3 गुणा 1/7 गुणा 4। अब इसको हल करके देखते हैं। ये वास्तव में 3/1 है और ये 4/1 है। ऊपर ऊपर का हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 12 एकम 12, ये हो गया। और नीचे में हम देखते हैं कि 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 49 एकम 49, यानी हो जाएगा आपका 12/49। क्या इस प्रकार से ऑप्शन में है? जी 12/49 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1/9 धन 1/9 गुणा 1/9 धन 1/9 गुणा 1/9 धन 1/9। हम इसको लिख लेते हैं 1/9 धन 1/9 गुणा 1/9 धन 1/9 गुणा 1/9 धन 1/9। ये इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए 1/9 को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 और 9 निया 81। उसी तरीके से हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और ये 9 निया 81 और ये फिर धन 1/9। अगले स्टेप में हम करते ये हैं कि इन सब का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। इन सब का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जैसा कि यहाँ पर विकल्प दिख रहा है 729, तो 729 ही इसका महत्तम समापवर्तक होगा। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो 9 और 81 को जो है आप गुणा करके देख सकते हैं, तो 1 9 9 और ये हो जाएगा 8 9 72। जी हाँ, ये 729 ही आ रहा है। 729 को हम महत्तम समापवर्तक के तौर पे लेते हैं और ये देखते हैं कि 9 में 729 कितने बार में कट जाएगा। जी हाँ, 9 में 729 81 बार में कटेगा और उस 81 का गुणा हम 1 के साथ कर देंगे तो ये हो गया 81। फिर ये धन का धन लिख देते हैं, फिर 81 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 729 कितने बार में आएगा, जैसा कि 9 में आएगा, उस 9 का गुणा हम 1 के साथ कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, 81 का पहाड़ा हम 9 बार में करेंगे तो 729 जो है कट जाएगा, तो उस 9 का गुणा हम 1 के साथ कर लेते हैं यहाँ पर भी। और जैसा कि पहला स्थिति में किए थे, 9 का पहाड़ा हम 81 से उसका गुणा करेंगे तब जाकर 729 आता है, तो 81 का गुणा जो है हम 1 के साथ कर देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अगले स्टेप में करेंगे क्या, हम इनको जो है ऊपर को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 81 और 9 क्या हो गया 90,
और 9 और 81 भी क्या हो जाएगा 90, 90 90 हो जाएगा आपका 180। क्या इस प्रकार से आए ऑप्शन में है उत्तर? देख लेते हैं यहाँ पर। जी हाँ, ये डी ऑप्शन देखिए 180/729 इसका सही उत्तर ये बैठ रहा है, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 3/10 का गुणात्मक विलोम होगा। देखिए गुणात्मक विलोम की बात हो रही है, 3/10 का गुणात्मक विलोम, यानी हम इसमें कितना का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 1। तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे 10/3, क्योंकि 10/3 करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 10 एकम 10, 10 एकम 10, है ना। तो उत्तर क्या जाएगा? अब एक कहने का मतलब यह है किसी संख्या का, किसी भिन्न संख्या का भी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि उसके गुणात्मक प्रतिलोम से उसको जब गुणा किया जाए तो उत्तर हमेशा 1 आए। ठीक है, तो यहां पर 3/10 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 10/3, तो ये इसका सी ऑप्शन सही होगा। किसी शहर में पढ़े लिखे व्यक्तियों की कुल संख्या 20,000 है तथा अनपढ़ों की संख्या शहर के कुल जनसंख्या का 1/5 है। मतलब यहां पर आप देखेंगे कि किसी शहर में पढ़े लिखे व्यक्तियों की कुल संख्या 20,000 है। ठीक है, पढ़ा लिखा ही रहेंगे और रहेंगे तो अनपढ़ रहेंगे, और अनपढ़ कितने हैं? यहां पर अनपढ़ हैं 1/5, तो पढ़ा लिखा कितने हो जाएंगे? जी हाँ 4/5, और टोटल हो जाएगा 5/5, क्योंकि दोनों को योग करेंगे तो 5/5 होगा, 5/5 यानी पूरा 5 में 5। तो पहले तो हम ये देख लें कि अनपढ़ कितना है, 5 में 1 अनपढ़ है, तो 5 में 4 पढ़ा लिखा है। तो सबसे पहले मान लो हम एक सब मान लेते हैं टोटल जनसंख्या को, उसका 4/5 जो है कितना हो रहा है, यहाँ पर 20,000 हो रहा है। ठीक है, ये तो हम ये 20,000 लिख लेते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या कर लेंगे कि 100 बराबर हम ज्ञात कर लेंगे। 100 बराबर ज्ञात करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 20,000 तरफ हो जाएगा आपका, ये इधर पक्षांतर होगा, तो ये 4/5 जो है 5/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर हम ये देखते हैं कि 4 एकम 4 और ये 4 पंचे 20, और इस शून्य को हम लिख लेते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? अगले स्टेप में हो जाएगा कि 5 पचे हो जाएगा 25, और ये 1 2 3 शून्य को हम लिख लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि 25,000 टोटल जनसंख्या है, और टोटल जनसंख्या में कितना अनपढ़ हैं? 1/5 भाग, तो उसको हम गुणा कर देंगे 1/5 भाग को, तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, और ये हो जाएगा 3 शून्य 1 2 3 माने 5,000। तो उत्तर क्या आ गया हमारा? कुल उस शहर में कितने व्यक्ति अनपढ़ हैं? 5,000 व्यक्ति जो है अनपढ़ हैं। क्या इस प्रकार से ऑप्शन है? जी हाँ, ये पहला ही ऑप्शन 5,000 इसका सही होगा। अगला हम प्रश्न देखें तो 1/8 को दशमलव भिन्न में लिखो, तो क्या हो जाएगा इसका? 1/8 को जो है दशमलव के रूप में लिखना है आपको, तो सीधा सीधा आप 1 को भाग दे रहे हैं 8 से, तो क्या करेंगे? एक दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? एक शून्य लगा सकते हैं। फिर क्या होगा? हो जाएगा कि 8 एकम 8, और 10 में 8 गया तो बच गया 2, फिर एक शून्य लगा सकते हैं। फिर हम 8 दूनी 16 ये करते हैं, तो 20 में 16 गया तो बच गया 4, फिर एक शून्य लगा सकते हैं, और 8 पंचे हो जाएगा 40, तो ये पूरी ये विभाजित हो जाती है, और यहाँ पर ये इसका उत्तर आता है कि 0.125। तो कौन सा उत्तर है इस यहाँ पर? जी हाँ, सी ऑप्शन देखिए 0.125 इसका सही आंसर होगा। फिर हम आगे देखते हैं प्रश्न कि 0.03 गुणित 0.03 का मान लिखें, तो क्या होगा यहाँ पर? 0.03 गुणा 0.03, आगे को शून्य को हम लिख नहीं रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रहता, चाहे तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन हमको यहाँ पर 0.0 को भी थोड़े समय के लिए नजरअंदाज करना है, और क्या करना है? 3 गुणित 3 यानी 9 हो जाता है, 9 लिख लेना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि दशमलव के बाद कितनी अंक है? 1 और 2, और यहाँ पर इसको भी मिलाए तो 3 और 4, टोटल हो गया 4। तो हमको दशमलव ऐसे जगह में लिखना है कि उसके बाद 4 अंक आए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 अंक तो हो गया, फिर ये 2 अंक, 3 अंक और ये 4 अंक। यहाँ पर इसका उत्तर हो रहा है कि 0.0009, तो 0.0009 ये डी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 गुणित 0.1 गुणित 0.1 गुणित 0.1 का मान लिखें।
हम कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं यहाँ पर कि 0.1 को हम एक ही मान के चल रहे हैं, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, ठीक है, उत्तर आ जाएगा 1। लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, 2 अंक है और ये 3 अंक है। तो हम यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक लिखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 0.001 हो जाएगा। इसका सही आंसर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि 2 सही 1/25 को दशमलव में बदलें। 2 सही 1/25 को दशमलव में बदलें। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको विषम भिन्न में बदल लेते हैं। 25 दूनी हो जाएगा 50 और 1 51। 51 को हम किस में करेंगे, भाग दे देंगे 25 में, ये हो जाएगा 51/25। तो क्या करेंगे हम 51 को 25 में भाग दे देंगे, 25 से 1 दूनी हो जाएगा 50 और यहाँ पर ये 51 में 50 घटेगा तो आ जाएगा उत्तर 1। दशमलव लगाएंगे तो 1 शून्य हम बढ़ा सकते हैं, फिर भी ये नहीं कट रहा है तो 1 शून्य का प्रयोग करेंगे, 25 शून्यम शून्य, और फिर नेक्स्ट स्टेप में एक और हम दशमलव लगाने के बाद एक और शून्य का प्रयोग कर सकते हैं, तो हो जाएगा 25 चौक 100 और ये हो जाएगा पूरा पूरा ये कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2.04। क्या यहाँ पर है? जी हाँ, ये देखिए बी ऑप्शन 2.04 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहां पर 102.007 गुणा 100, तो यहां पर 102.007 गुणा 100, ठीक। जब इस प्रकार से प्रश्न है कि 102.007 गुणा 100, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुछ समय के लिए हमको दशमलव को नजरअंदाज करना है और लिख लेना है 102.007 और यहाँ पर 100 के साथ गुणा करना है, तो 100 में तो 2 शून्य है, उन 2 शून्य को हम नीचे उतार देंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा। अब ये इस प्रकार से उत्तर आ गया। अब हमको ये देखना है कि दशमलव कहाँ पर लगाना है, तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो हम ऐसे जगह का चयन करेंगे यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हो, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 2 3 का अंक 3 अंक हैं, तो ये हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा कि 10,200.7 यहाँ पर है इस प्रकार से उत्तर। जी हाँ, 10,200.7 ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 1,17,505 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। यहां पर आप जानते ही हैं बच्चों कि 1000 ग्राम बराबर हो जाता है 1 किलोग्राम, ये है इसका संबंध। लेकिन यहां पर दे दिया है कि 1,17,505 ग्राम, इसको आपको किलोग्राम में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसके साथ हम 1000 को क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, ताकि हमको किलोग्राम पता चल जाए। तो जैसा कि यहाँ पर दशमलव है, ये हम मान के चलें तो कितना कदम चलना पड़ेगा, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी 1 2 3 और ये हो जाएगा 117.505, ये इसका सही उत्तर होगा। ये किलोग्राम के रूप में ये कन्वर्ट हो गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जी हाँ, ये सी ऑप्शन ही देखिए 117.505, ये इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है परीक्षण ये कंप्लीट हो रहा है। आशा है आप लोगों को सारे गणित की अवधारणा आपके समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और सारे प्रश्न समझ में आ गए हैं तो लाइक तो बनता ही है, ठीक है। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।